अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पोस्टुलेट डाल लिए थे 4, 5 में से आज पढ़ना है ना बढ़िया से। तो आज 5वां पोस्टुलेट से हम लोग पढ़ेंगे, अपने जानेंगे। तो पिछला सब बढ़िया से क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया पॉइंट, कहाँ से? पोस्टुलेट नंबर 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए साहब, अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। यूक्लिड ने जो 5th पोस्टुलेट दिया है वो क्या है? चारों पोस्टुलेट हमने देख लिया। तो स्टार्ट करते हैं 5th पोस्टुलेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, कि मान लीजिए अगर 2 स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, मैं ऐसे बना, मैंने 2 स्ट्रेट लाइन बना, दिस इज नाम दे दिया मैंने एल, एंड से नाम दे दिया है। अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन है और इस पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन गिराई जिसको मैंने नाम दे दिया एन, तो क्या कहना है 5th पोस्टुलेट हमारा? पहले हिंदी में सुन लो फिर इंग्लिश में सुना देंगे। अगर हम किसी भी 2 स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन डालें तो जिस साइड का मतलब क्या है? या तो ये साइड या ये साइड, 2 साइड है ना इस लाइन से, एक तो इधर एक इधर। दूसरी बात, अगर हमने किसी लाइन 2 लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन डाली तो इंटीरियर पार्ट कौन सा कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा जो दोनों लाइनों के बीच में आ रहा होगा, ये एक्सटीरियर ये एक्सटीरियर। तो इंटीरियर पार्ट में सेम साइड पे देखेंगे, इंटीरियर पार्ट में सेम साइड, या तो आप इस साइड पकड़ लो या आप इस साइड पकड़ लो, किसी भी एक साइड में आप देखिए। अगर आपने मान लीजिए अभी हमने इतना सुना, अभी हमने क्या सुना कि 2 लाइनों पे एक स्ट्रेट लाइन डाली, उसमें हमने क्या करा, इंटीरियर पार्ट में एक साइड देखनी है, तो मान लिया मैंने ये साइड देखी। तो अब सुनो क्या कहता है पोस्टुलेट, जो साइड हम देख रहे हैं उस साइड में 2 एंगल बन रहे होंगे इस लाइन के कट करने से। देखो, एक तो ये बन रहा है मेरा और एक मेरा एंगल ये बन रहा है, 2 एंगल बन रहे हैं। तो इस अगर मैं ये देखिए, आप एंगल नहीं बनना यार, ये ऐसी एक एंगल ये बन रहा है, तो ये 2 एंगल मेरे बन रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल 2 राइट एंगल से छोटे हैं, 2 राइट एंगल से छोटे होने की मुराद यहाँ पे है कि 180 डिग्री से छोटे एंगल, क्या छोटे हैं? 180 डिग्री से ये एंगल छोटे हैं, ठीक। मतलब ये एंगल 180 से छोटा है, ये एंगल भी 180 से छोटा है। अगर दोनों एंगल 180 से छोटे हैं, ठीक, अभी बात खत्म नहीं हुई है, साथ साथ उन दोनों एंगल का सम भी दोनों एंगल का सम भी 2 राइट एंगल से छोटा है, यानी 180 डिग्री से छोटा है। तो क्या बात समझ में आई कि द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब 2 राइट एंगल से मुराद यहाँ 180 डिग्री है। तो अगर वो दोनों एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, साथ साथ उन दोनों का सम भी 180 डिग्री से छोटा है, तो 100% वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी जब हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे। कहाँ? उसी साइड में एक्सटेंड करेंगे जिधर ये दोनों बातें सेटिस्फाई कर जाएंगी। पहली बात क्या कि दोनों एंगल 180 से छोटे होने चाहिए, ठीक। तो मान लो ये 30 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। दोनों एंगल 180 से छोटे हैं, यानी दोनों एंगल इज लेस देन ऑफ 2 राइट एंगल। दोनों एंगल 2 राइट एंगल से छोटे हैं, 2 राइट एंगल का मतलब 180 से छोटे हैं। 2 राइट एंगल का यहाँ पे हम पूरा 180 भी बोल सकते हैं, 2 राइट एंगल को। तो 2 राइट एंगल से छोटे हैं ये, भाई 180 से ये भी छोटा है, 180 से भी छोटा है। दूसरी बात क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? इन दोनों का सम भी 180 से छोटा होना चाहिए। 120 एंड 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो भैया ये वाली बात भी सेटिस्फाई कर गया कि इन दोनों का सम भी 180 से छोटा है और ये दोनों एंगल खुद भी 180 डिग्री से छोटे हैं। तो 100% जिस साइड में ये बातें सेटिस्फाई करिए उस साइड में लाइनों को एक्सटेंड करूंगा, तो किसी ना किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने इसे बढ़ाया ऐसी मैं अगर इसे बढ़ाऊंगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये मिल जाएंगी। सपोज दिस इज पॉइंट को, समझ में आ रहा है? बात क्या है, बात सुन लेना। 2 कंडीशन है। अगर आप ये कहो अरे भैया मैंने ये कह दिया यार, तो ये वाली बात समझ आई। अच्छा, मैं अगर ऐसे कह दिया, मैंने ये कह दिया
सपोज दिस इज 2 लाइन, अगर मैंने ये 2 लाइन ले ली, अब क्या होगा, आपने दोनों कंडीशन याद है, कहाँ लेना है एंगल, मान लीजिए फिर से वही लाइन ले रहा हूँ, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। अगर एन फाल करी मैंने एल और एम पर, तो क्या बात है कि एल और एम पर जब मैंने एन फाइल करी तो उस साइड देखना है, किस साइड देखना है, किसी भी एक साइड देखें। चलो मैं अब इस साइड देख रहा हूँ, अभी इस साइड देख रहा हूँ, तो इस साइड क्या कंडीशन होनी चाहिए मीट कराने के लिए कि बोथ एंगल आर लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए 2 राइट एंगल का मतलब। क्या ये एंगल मैं मान लूँ 135 मान लिया, ऐसी मैंने ये एंगल मान लिया 120 मान लिया। चलो इसने ये बात तो सेटिस्फाई कर दी कि बोथ एंगल आर लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब दोनों एंगल 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से छोटे। लेकिन इसे मीट करने के लिए एक बात और सेटिस्फाई करनी होगी, वो कौन सी है कि इन दोनों का सम भी 180 से छोटा होना चाहिए। देखो क्या इन दोनों का सम 180 से छोटा है, 255 डिग्री, तो ये तो 180 से छोटा नहीं है। इसका मतलब इस साइड तो मिलेगी ही नहीं, क्यों, मिलने के लिए 2 कंडीशन थी, ये एक सेटिस्फाई कर पाया बेचारा। चलो अब इधर आ जाओ, इधर क्या है, ये मान लीजिए एक एक्यूट एंगल लग रहा है ना आपको, देख लीजिए एक एक्यूट एंगल लग रहा है, तो देखिए ना यार, इसे यूँ घुमा लूँ तो मैं ऐसा बनेगा, तो मान लो ये 45 है और ये मान लिया मैंने 60 है, तो ये दोनों 180 डिग्री से छोटे एंगल है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है। अब इन दोनों का सम देखो, 5 और 6 4 10 105 डिग्री, तो 105 यानी 105 भी 180 से छोटा है। इसका मतलब ये 100% इस साइड कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो 2 कंडीशन समझ में आई ना, यही कह रहा है हमारा यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। अच्छा एक बात और सुनो, आप कह रहे हो यार अपनी तरफ से कोई भी एंगल ले रहा हूँ, तो आप एक बार बताओ मुझे सबसे छोटे से छोटा एक ऑब्ट्यूस एंगल बताओ, सबसे छोटे से छोटा, तो 91, दूसरा बताओ 91, 112 99 80 182 डिग्री। तो क्या बात समझ में आई, अगर मैं दोनों तरफ सबसे छोटे ऑब्ट्यूस एंगल भी ले लूँ, जैसे कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, मैंने 91 ले लिया, इधर भी मैंने 91 ले लिया, तो ये दोनों का सम क्या आ रहा है 182 एंगल, तो यकीनन ये दोनों 180 डिग्री से छोटे हैं, ये भी 180 से छोटा है, ये, लेकिन इनका सम 180 से बड़ा हो जाएगा। कब, जब सब मैंने सबसे छोटे से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल लिया है, और जितना बढ़ाता जाऊंगा ऑब्ट्यूस एंगल उसका सम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात यहाँ से याद रखना, जिस साइड 2 ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे होंगे उस साइड कभी भी लाइन नहीं मिलेगी, समझ में आ रही है बात। अच्छा, और अगर मैं सबसे छोटे से छोटा एक्यूट एंगल ले लूँ, सबसे छोटे से छोटा बताओ यार 1 डिग्री, ठीक, और दूसरा भी मैंने 1 ले लिया, तो दोनों का सम 2 डिग्री, ठीक है, दोनों का सम 2 डिग्री। तो एक सेकेंड, हाँ मैंने क्या करा कि अगर मैं दोनों सबसे छोटे एक्यूट एंगल ले रहा हूँ 1, तो सम कितना है 2 डिग्री, तो क्या इसका सम 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री से छोटा है, और क्या ये दोनों एंगल, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब दोनों बातें सेटिस्फाई कर गई तो मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं सबसे बड़े से बड़ा एक्यूट एंगल पकड़ लूँ, मतलब कि 90 से एक कम 89 और दूसरा भी 89 ले ले रहा, क्या ये दोनों एंगल 180 से छोटे हैं, ये भी जाहिर सी बात है, और इनका सम दोनों सबसे बड़े ले लिए, तो 89 और 89 जब हम करेंगे 9 9 18 और 8 8 16 178 डिग्री, तो क्या 178 180 से छोटा है, तो देखो ये दोनों एंगल आपस में, दोनों एंगल भी 180 से छोटे हैं और इनका सम भी 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ये मिल जाएंगे। तो क्या बात समझ में आई, एक्यूट एंगल अगर जिस साइड होंगे, दोनों अगर एक्यूट एंगल है तो 100% वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और ऑब्ट्यूस एंगल है तो वो कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस है तो चेक करना पड़ेगा कि दोनों एंगल हो सकता है, भाई दोनों एंगल अगर एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस है, एक एक्यूट मान लीजिए, सबसे हाईएस्ट एक्यूट मैंने मान लिया 89,
सबसे हाईएस्ट ऑब्ट्यूस एंगल मैं मान ले रहा हूँ 179, सम करो इनका, सबसे हाईएस्ट ऑब्ट्यूस एंगल है 9 9 18 7 7 8 60 268। तो एक एक्यूट ले लिया, एक ऑब्ट्यूस ले लिया। जब एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो देखने में ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, लेकिन इनका सम 180 से छोटा नहीं है। तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो भैया हमें दोनों बातें चेक करनी पड़ेगी कि अगर हो सकता है वो दोनों एंगल 180 से छोटे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एंगल का सम 180 से बड़ा हो रहा हो। लेकिन कहाँ पे चेक नहीं करना है, जब दोनों एंगल एक्यूट है तो 100% मिल जाएंगे, और दोनों एंगल ऑब्ट्यूस है तो 100% नहीं मिलेंगे। तो अगर ये भी ना याद है तो मेन चीज़ याद रखो, दो कंडीशन कि दोनों एंगल 180 से छोटे होने चाहिए और दोनों एंगल का सम भी 180 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गई बात मेरी? चलो, तो यही था मेरा यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। आप ज़रा इसे इंग्लिश में सुन लोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने बना दिया, ठीक है। तो इंग्लिश में सुनाने के लिए मैं बुक्स उठाऊँ तुम्हारी एनसीईआरटी की और खोलूँ और पढ़ूँ। देखो क्या कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए दिस लाइन फालिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये वाली नहीं है, ये वाली और ये वाली, 2 स्ट्रेट लाइन पे फाल हुई एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या कर रही है कि मेक्स द लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन। कहाँ लेने हैं एंगल? हमें सेम साइड लेने हैं इंटीरियर में, कोई सी भी साइड, इस साइड या इस साइड। ठीक, आप इस साइड चेक करें तो इस साइड देख लीजिए क्या होना चाहिए, मेक द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। दोनों एंगल, 2 राइट एंगल यानी 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, दोनों एंगल 180 से छोटे होने चाहिए। और साथ साथ आगे क्या कह रहा है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन, तब हम उन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो इनडेफिनेटली वो 100% यानी कि मीट करेंगी ऑन दैट साइड, जिस साइड वो एंगल क्या होंगे, लेस देन 2 राइट एंगल यानी 180 से छोटे होंगे जिस तरफ। अच्छा, और विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, और उस साइड जिसका सम भी 2 राइट एंगल से छोटा हो। जिधर एंगल, क्या बात समझ में आई? पूरी बात क्या निकली इससे? पूरी बात ये निकली कि एंगल लाइनें किधर मीट करेंगी, जिधर दोनों एंगल 180 से छोटे हों और साथ साथ उनका सम भी 180 से छोटा होना चाहिए, तो ही वो लाइनें मीट करेंगी। आप इस साइड चेक कर रहे हैं तो इस साइड दोनों कंडीशन है अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो 100% इस साइड मिल जाएगी, लेकिन इस साइड सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, अभी मैंने बताया। तो जिधर हमारी ये बातें सेटिस्फाई कर जाए दोनों, तो उधर लाइन आपस में मिल जाएगी। तो ये था यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग बढ़िया से, ठीक है। यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट समझ आया है? तो देखो इसका एक इक्विवेलेंट वर्जन भी आया यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। तो यूक्लिड का इक्विवेलेंट वर्जन क्या आया, उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि अगर कोई लाइन है, उस पर एक लाइन, दोनों लाइन पे एक लाइन, अगर वो एंगल, अभी हमने ऑब्ट्यूस और एक्यूट का तो डिस्कस कर लिया मसला, अगर दोनों एंगल राइट एंगल निकल आए तो मैंने क्या, अगर देखो एक राइट हो एक एक्यूट हो तो अभी हम चेक कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब एक स्पेशल कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिमाग में घुसा लेना, कि अगर दोनों एंगल राइट एंगल हो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अब इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, क्या ये दोनों एंगल 180 से छोटे हैं? क्या इनका सम 180 से छोटा है? ना, 180 के बराबर है। तो सुन, अगर कोई दो एंगल 90 डिग्री हैं, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, एक लाइन गिराई तो इंटीरियर में दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री के एंगल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपनी लाइन पे चलते चले जाएंगे, ये अपनी लाइन पे चलते चले जाएंगे। एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ये पैरेलल लाइन आएंगी। अगर वो दोनों लाइनें 90 डिग्री का एंगल बना दें तो इसका मतलब उसका एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा है। क्या है? 180 डिग्री से छोटा है। क्या है भैया? 180 डिग्री से छोटा है।
तो मीट कराने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी, 180 से छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या है 180 के बराबर है। लेकिन अगर 180 के बराबर है तो सिर्फ 180 के बराबर होने से कोई लाइन पैरेलल नहीं आऊंगी। दोबारा याद रखो इस बात को कि मान लो कि अगर कोई लाइन, ये मान लो ये एंगल है और एक एंगल मैंने बना दिया, ये एंगल है, ठीक है, इस साइड देख रहा हूँ मैं, इस साइड, तो मान लीजिए कि ये एंगल मेरा 135 डिग्री, 135 डिग्री, और ये एंगल मैं बता दूँ, और ये एंगल मान लीजिए 55 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 55 डिग्री है और ये 135 डिग्री है तो दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। साथ साथ इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो, क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो। और एक मिनट, एक चीज़ मुझे देखने दो, एक चीज़ मुझे देखने दो। अगर दो लाइनें ऐसी हैं जिनका सम 180, हाँ सॉरी गलत बता गया मैं, अगर बात सही बताइए मैंने, दोबारा सुनिए। अगर हमने कोई ऐसा देखा, अभी हमने क्या बात करी थी, उनका सम 180 से छोटा हो, अगर किसी का सम 180 ही हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो रहा है तो 100% वो कभी मिलेंगे नहीं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है 90-90, तो सबसे हाईएस्ट का सम 180 कब हो सकता है, सबसे हाईएस्ट सम जब 180 हो सकता है कि जब दोनों एंगल 90 और 90, ठीक। अच्छा 90 और 90 हाईएस्ट तो नहीं होगा क्योंकि 90 से ऊपर अगर मैं यहाँ 135 ले लूँ तो यहाँ 55 लेना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे दो एक एंगल लिए हैं स्पेशल टाइप एंगल, जो दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं 90-90 के और इनका सम 180 डिग्री है तो ये कभी भी मिलेंगे नहीं, ये बिल्कुल ऐसे चलते चले जाएंगे। और कैसे, एक स्पेशल कंडीशन में ऐसे जाएंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे, मतलब पैरेलल लाइन जाएंगी। तो क्या बात समझ में आई, एंगल सेम होने से मुराद नहीं है, मुराद किससे है कि इन दोनों का सम 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल और देके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए दिस एंगल इज 135 डिग्री और दिस एंगल इज 55 डिग्री, सॉरी 55 और 45, 55, दिस एंगल इज 55 डिग्री। अब देखिए ये भी, अगर इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री से बराबर है, इन दोनों का भी सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये लाइनें 100% पैरेलल चलती चली जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से एक बात ये निकली है, एक स्पेशल कंडीशन मैंने यहाँ से बता दी, क्या कि अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है तो देन ये आपस में पैरेलल लाइन होंगी। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, और वो वाली कंडीशन तो रहेगी। कौन सी वाली, ये दोनों एंगल 180 से छोटे होने चाहिए। समझ में आ रही बात। तो 90-90 वाला मैंने इसलिए ले लिया था यार क्योंकि दोनों एंगल 90-90 सेम लग रहे थे। तो लेकिन क्या बात है, मेन बात क्या है, पैरेलल लाइन के लिए ज़रूरी क्या होनी चाहिए कि उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर 180 डिग्री अगर उन दोनों का सम है एंगल का तो वो दोनों लाइनें कभी भी मीट नहीं करेंगी और ऐसे चलेंगी कि उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी हर पॉइंट, यानी पैरेलल लाइन रहेगी। पैरेलल की यही तो डेफिनेशन होती है कि ऐसी दो लाइनें वो तो ना कभी मीट करें और साथ साथ उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल रेलवे लाइन, तो समझ में आ रहा है कब होगा ये कंडीशन, ये कंडीशन जब होगी जब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा, ओह सॉरी यार 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंगल 90-90 हो ना, 90-90 भी ना हो, लेकिन बस कंडीशन क्या है यहाँ पे होनी चाहिए कि उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो एक ये टॉपिक आपका बढ़िया से समझ आ गया होगा कि पैरेलल लाइन का क्या है। अच्छा, अब एक बात बताएं, जो अभी हमने देखा है ना, इसका एक इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, ये बढ़िया पोस्टुलेट था, इतनी डिस्कस हो गया, तो इसलिए इस पर एक इक्विवेलेंट वर्जन निकला।
इक्विवेलेंट वर्जन, मतलब इससे मिलता जुलता वर्जन है। किसने दिया था? इसमें दो इसके इक्विवेलेंट वर्जन, इसके इक्विवेलेंट वर्जन लिख ले तो इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, तो दो है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 कहलाता है प्लेफेयर्स एक्सियम। क्या कहलाता है? प्लेफेयर्स एक्सियम, प्लेफेयर्स एक्सियम। दूसरा कहलाता है कुछ नहीं लेकिन एक स्टेटमेंट है, एक बात है। अभी स्टेटमेंट की बात आई है तो स्टेटमेंट क्या होता है वो भी बताऊंगा, सुनना। लेकिन हम ऐसे बोलेंगे कि वो भी एक एक्सियम टाइप है। तो ये दो एक्सियम थे, इक्विवेलेंट वर्जन है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट के। तो सब लोग सबसे पहले प्लेफेयर एक्सियम क्यों इसका नाम पड़ा, दूसरी आप ये कहोगे दूसरी बात ऐसी है, लेकिन इसका नाम यूक्लिड प्लेफेयर एक्सियम कैसे पड़ा? इसका इक्विवेलेंट वर्जन। तो देखो प्लेफेयर एक्सियम इसका ऐसे पड़ा, ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन प्लेफेयर। उन्होंने 1729 में ये चीज़ दी थी। कब दी थी? 1729 में उन्होंने ये चीज़ दी थी कि अगर कोई लाइन एल है तो उससे हटा के कहीं कोई पॉइंट एम है इस लाइन के अलावा, तो उससे कई सारी लाइनें पास हो सकती हैं। एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से कई लाइनें पास हो सकती हैं। तो उसमें एक लाइन ऐसी होगी जो इस एल के पैरेलल होगी। अबे जाहिर सी बात है यार कि अगर मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई तो देखो ये पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये कोई इसी पॉइंट से मैं ये भी लाइन पास कर सकता हूँ, ये भी लाइन, तो एक ये भी तो इसी पॉइंट से लाइन आई, इस पॉइंट पे देखें। तो अगर कोई पॉइंट अलग हमने हटा लिया तो उससे हम उस लाइन के पैरेलल एक लाइन आएगी 100%। समझ में आ रही ना? कोई आसान सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्टी वाली कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कि मान लो आपने पॉइंट यहाँ नहीं यहाँ लेना है, आप यहाँ ले लो, तो इस पॉइंट पे भी कई सारी लाइनें होंगी, लेकिन उसमें एक लाइन ऐसी होगी जो एल के पैरेलल होगी। तो एल के पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है कि आप एक लाइन डालोगे तो अंदर के इंटीरियर एंगल का सम सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो दो पैरेलल लाइन है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसका, ये अगले चैप्टर में हम बढ़िया से पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये वाली बात समझ में आई? तो प्लेफेयर एक्सियम कुछ नहीं है, यही बात कहता है कि अगर कोई लाइन एल है तो उससे हटा के कहीं और एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से हम कई सारी लाइन पास कर सकते हैं। तो एक ऐसी भी लाइन पास होगी जो एल के पैरेलल होगी। आपने लाइन ये ले ली, आप पॉइंट यहाँ ले लो, तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसी जाएगी जो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो बस ये प्लेफेयर एक्सियम। दूसरी बात क्या कह रही है सुन लो। दूसरी बात ये कह रही है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। क्या कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल नहीं हो सकती लाइन के। भैया जब दो लाइनें मिल जाएंगी किसी पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मिल नहीं रही तो भैया पैरेलल की बात ही यही है कि जो लाइनें आपस में मिले भी ना उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे। देखो यहाँ डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है और ये मिल भी जा रही है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। पैरेलल लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी जो इंटरसेक्ट भी ना करे और डिस्टेंस इसकी सेम रहे बीच में। तो टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग जो लाइन होगी वो पैरेलल नहीं हो सकती। ये इसका इक्विवेलेंट वर्जन था यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का। बस ये दो बातें थी, समझ में आ गई बात? बस यही बातें थी, उसी से ये बात निकल के आई, उसी से ये बात निकल के आई। जब हमने पैरेलल वाली बात निकली थी अभी, तो उसी से एक और बात ये निकल के आई कि इक्विवेलेंट वर्जन के नाम से कि अगर वो तो पहला प्लेफेयर एक्सियम, तो दूसरी बात हमारी यही निकल के आई। चलो ये वाली बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ें। अच्छा अब सुनो, अब इस पे इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है तो एक अल्फाज और सुनो पहले, उसके बाद हम इसी पे लौट के आए। एक अल्फाज है जिसे हम थ्योरम के नाम से जानते हैं। थ्योरम, थ्योरम क्या होती है वो सुनो। समझ में आया ना यहाँ तक बात जो मैंने बताई? थ्योरम ये कहती है a statement that required a proof is called theorem। ऐसा स्टेटमेंट, अभी तक ऐसा स्टेटमेंट जो विदाउट प्रूफ यूज हो जा रहा था, यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा था, वो एक्सियम और पोस्टुलेट कहला रहा था। अब एक स्टेटमेंट ऐसा जिसे प्रूफ चाहिए साबित करने को, वो थ्योरम कहलाएगी बस। अच्छा, अब प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं?
प्रूफ करने के लिए हम पिछले एक्सियम भी यूज़ करते हैं, पोस्टुलेट भी यूज़ कर सकते हैं किसी बात को प्रूफ करने के लिए। एक्सियम और पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं किसी भी बात को यूज़ करने के लिए, और साथ साथ जो चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अरे एक तुमने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, हम हर जगह पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं कि हर बार पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके दिखाते हो ना, एक बार वो प्रूफ हो गई हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम थ्योरम क्या चीज़ होती है, थ्योरम ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे रिक्वायरमेंट होती है प्रूफ की, ठीक। और जो थ्योरम है, और थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम किसी पिछली थ्योरम या किसी पिछले प्रूफ या किसी एक्सियम या किसी पोस्टुलेट का यूज़ कर सकते हैं उसे प्रूफ करने के लिए। तो थ्योरम समझ में आई क्या बात होती है कि स्टेटमेंट दैट रिक्वायर अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। इसे हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। ये इंग्लिश वाला प्रीपोजिशन नहीं है, तो कोई और प्रीपोजिशन, तो इसे हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, स्टेटमेंट की बात आई है तो मैं एक बात बताऊँ, स्टेटमेंट आर 3 टाइप। ये अच्छी बात है। स्टेटमेंट 3 तरीके के होते हैं, या तो सच, या तो गलत, या एम्बिगियस, या तो ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स या एम्बिगियस। तो ट्रू फॉल्स तो समझ आ रहा होगा, एम्बिगियस क्या मैं बताऊंगा। मैं ये कहूँ कि 2 + 2 = 4, ये ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही रहेगा, ठीक। मैं ये कह दूँ 2 + 2 = 5, ऑलवेज फॉल्स, हमेशा गलत रहेगा। यहाँ भी, आसमान में भी, ज़मीन में भी, जहन्नम में भी, जन्नत में भी। 2 + 2 = 5 हमेशा गलत है। 2 + 2 = 4, यहाँ भी सही, आसमान में भी सही, जन्नत में भी सही, जहन्नम में भी। तो जो स्टेटमेंट, जो बात, जो तथ्य, अब देखो आप कहोगे व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या होता है? जो कोई चीज़ बताए, तो अगर कोई चीज़ बताई जाएगी वही तो सही या गलत होगी, क्वेश्चन सही या गलत थोड़ी हो सकता है। वो हाँ, अब न्यूज़ वालों पे मत जाना, वो गलत भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ होगी। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हम स्टेटमेंट क्या है? वो चीज़ जो हमें कुछ बताती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और एम्बिगियस क्या होता है? जैसे मैंने ये कहा कि मैं बहुत अपनी तारीफ करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। मेरे लिए हो सकता है तुम अच्छा पढ़ते हो, माँ बाप के लिए हो सकता है नहीं पढ़ते हो, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट जो सही भी हो और गलत भी हो, नज़रिए के ऊपर, मेरे नज़रिए से तुम अच्छे हो और माँ बाप के नज़रिए हो सकता है पढ़ाई में बेकार। तो ऐसी बातें जो ट्रू भी हो, फॉल्स भी हो, वो एम्बिगियस स्टेटमेंट कहलाते हैं। समझ में आया? स्टेटमेंट 3 तरीके के, जो हमेशा सही, जो हमेशा गलत, या ट्रू और फॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंस। तो वो क्या कहलाएंगे? एम्बिगियस सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक, एम्बिगियस स्टेटमेंट कहलाएंगे। ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, आपको अब 2-3 चीज़ें और बता दूँ मैं इससे रिलेटेड। तो अब एक बढ़िया सी कहानी है, वो सुन लो यार बढ़िया सी, बस लास्ट। स्टेटमेंट समझ में आया, थ्योरम समझ में आया। थ्योरम क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है जिससे हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जिससे हम प्रूफ करने के लिए अपने पुराने स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट या फिर पिछली थ्योरम या पिछले प्रूफ को यूज़ करें। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, एक कहानी सुना रहा। जब 5वें पोस्टुलेट पे इतना सबको डिस्कस हो गया यार 15-20 मिनट का, तो साइंटिस्ट, मैं तो कुछ ना हूँ, मैथमेटिशियन बड़े बड़े ने सोचा कि इस पर पढ़ा जाए, इस पर जाना जाए, इस पर बढ़िया से रिसर्च की जाए कि जब इसके प्रूफ हैं तो इसे थ्योरम बना दी जाए। क्यों? थ्योरम क्या चीज़ है? वो जो प्रूफ हो, जिसका कोई प्रूफ हो, जो प्रूफ से साबित हो जाए, वो थ्योरम कहलाती है। भाई थ्योरम क्या थी? ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ मांगता हो, और यानी कि वो प्रूफ हो जाएगा तभी तो थ्योरम कहलाएगी। तो जब उन्होंने कहा कि 5th पोस्टुलेट इतना बढ़िया है, इतनी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना जब इसके इतने सारे प्रूफ हैं तो इसे थ्योरम बना दिया जाए। तो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने रिसर्च करी, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने रिसर्च करी, लेकिन वो फेल हो गए इस पोस्टुलेट को थ्योरम साबित करने के लिए। क्यों फेल हो गए, कहाँ फेल हो गए, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन वो फेल हो गए इस थ्योरम को, इस पोस्टुलेट को, 5th पोस्टुलेट को थ्योरम साबित करने में। चलो भैया फेल हो गए। तो जब वो फेल हो गए तो ये हमारा पोस्टुलेट ही रहा, इसीलिए हम अब तक पोस्टुलेट में पढ़ते हैं। तो कहाँ फेल हुए? फॉर एग्जाम्पल वो इस जगह फेल हुए। मैं उसकी फिगर दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं जो मैं बना सकूँ। देखो, सॉरी, ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर आपको दिख रही है,
अब दिखी होगी बढ़िया से। तो इसमें आप बस ये देख लीजिए ए और बी पर 90 डिग्री का एंगल बनना है कि नहीं बनना है? हाँ यार ना कहो यार, हाँ बनना है। तो ए और बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो इसे बढ़िया से देख लिया तुमने फिगर को, बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, देख लो, ठीक है। चलो, क्योंकि यार बनानी नहीं आती, चलो, लेकिन फिर भी यार बना लो, तुम लोगों को भरोसा नहीं, ठीक है। बन गया जैसा बनना, ठीक है। या उल्टा सीधा बना, अगर नहीं है तो अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 87। ये दोनों एंगल 90 डिग्री। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी साइड पे अगर मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दो लाइनें हैं, तो अगर ये दो लाइनें हैं और ये एक लाइन है, तो एक साइड पे देखें जिनका सम 180, ये दोनों 90-90 है, और जिनका सम 180 डिग्री हो तो वो कभी मिलेंगी नहीं। यही तो पढ़ा अभी इतनी देर से, यानी पैरेलल रहेंगी ना, कभी मिलेंगी नहीं और डिस्टेंस से मिलेगी। लेकिन ये बंदी तो आगे यहाँ मुड़ के मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि दिस इज द स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, ये अर्थ टाइप है, ये अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस, नेपच्यून, सॉरी ये सारे जो प्लेनेट है, बोल गया मैं, तो ये उस हिसाब की है। तो वहाँ पे 90 डिग्री मिल जाते हैं, यानी स्फेरिकल में। तो कहाँ स्फेरिकल में कैसे मिलते हैं, तसल्ली रखो, आगे क्लासेस में आओगे तो पता लग जाएगा। अभी बस ये समझो, ये यहाँ पे मिल गई, अभी हम पढ़ रहे थे तो नहीं मिल रही 90, यानी जिनका सम 180 डिग्री हो रहा था वो तो नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैंने 90-90 का एग्जाम्पल पकड़ा था। तो वो भी यहाँ क्यों मिल गई? ये स्फेरिकल था, वो जो हम पढ़ रहे थे वो प्लान फिगर थी। वो क्या थी? वो प्लान फिगर थी। लेकिन ये क्या है? ज्योमेट्रिक, ये कौन सी फिगर है? प्लेन फिगर। जो हम पढ़ रहे थे वो प्लेन फिगर है, और ये वाली जो फिगर बनी ये क्या है? स्फेरिकल फिगर। समझ में आया? स्फेरिकल। तो ऐसी कंडीशन पे हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट फेल हो गया, स्फेरिकल। तो थ्योरम तो भैया प्रूफ मांगती है, तो यहाँ पे प्रूफ ऐसे कुछ बहुत सारी कंडीशन आई, मजेर आए, क्या क्या आए, जब स्टडी करोगे, पीएचडी करोगे, इस पर पता लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इस पर आई। तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने कहा नहीं भैया ये सब पोस्टुलेट रहने दो, इसका प्रूफ संभव नहीं है, थ्योरम नहीं बन सकता, छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ तो मिल गए, वहाँ तो नहीं मिल रहे थे। बस फर्क यहाँ क्यों मिल गए ये भी सुन लो, ये स्फेरिकल फिगर है, वहाँ प्लेन फिगर है। तो अब सुनो, दो ज्योमेट्री बनी, इक्विलिडियन ज्योमेट्री और नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री। इक्विलिडियन ज्योमेट्री वो है जो हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, यानी कि प्लेन फिगर की जो ज्योमेट्री होती है, जो अब तक हम इतनी देर से डीलिंग पढ़ रहे हैं, वो क्या है? इक्विलिडियन ज्योमेट्री है। और इसके अलावा जो दूसरी ज्योमेट्री है जो स्फेरिकल फिगर रखती है, इज नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री। ये किस में आएगा? नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री में। हायर क्लास में हम इसे भी पढ़ेंगे, नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री को। अभी बस हमें बस इतना पता हो बहुत है कि प्लेन फिगर की ज्योमेट्री इज नॉन एज इक्विलिडियन ज्योमेट्री एंड स्फेरिकल फिगर की ज्योमेट्री इज नॉन एज नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री। समझ में आया? तो अभी हमारे सिलेबस में इक्विलिडियन ज्योमेट्री, तो ये वाली बात भी शायद तुम लोगों के समझ आ गई होगी। तो अच्छा, तुम मानती इक्विलिड कौन है? वही है इक्विलिड डिवीजन लेमा वाले, वही इक्विलिड है। इन्होंने ये सब काम 300 BC में करा था। अच्छा, नहीं, सॉरी, कंफर्म नहीं हूँ मैं कि 300 BC में करा था ना, 300 BC में नहीं करा था इन्होंने। शायद 300 BC में कैसे कर लेंगे यार? 300 BC में नहीं करा था, भूल जाओ उस बात को, साफ करो दिमाग से, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा डिफरेंस आया इक्विलिडियन ज्योमेट्री और नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री में, ये तभी संभव हो सका जब मैथमेटिशियन ने खोज करी काय की फिफ्थ पोस्टुलेट को थ्योरम बनाने के लिए। तो उन्होंने ये वाली बात साबित कर दी। समझ में आई मेरी बात? बढ़िया से, चलो बढ़िया से समझ आई कि नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री और इक्विलिडियन ज्योमेट्री कहाँ से निकल के आई? जब फिफ्थ पोस्टुलेट को थ्योरम बनाने चले थे, वहाँ से ये बातें निकल के आई इतनी सारी। तो फिर उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करी तो कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही दो। तो उन्होंने बढ़ा दिया कि प्लेन फिगर को इक्विलिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं और स्फेरिकल फिगर की ज्योमेट्री को नॉन इक्विलिडियन, प्लेन फिगर की ज्योमेट्री को इक्विलिडियन ज्योमेट्री और स्फेरिकल फिगर की ज्योमेट्री को नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्री। और अपन को जो पढ़ रहे हैं, जो सारी बातें हम कर रहे हैं, जितनी बातें हम करेंगे, जितने रूल हम लगाएंगे आगे भी, अगले चैप्टर में भी, तो प्लेन फिगर में बात करेंगे, क्योंकि हमने इक्विलिडियन ज्योमेट्री पढ़ी। बात क्लियर? चलो
ये वाली बातें भी तुम्हारी क्लियर होगी। तो यार एक बात बताऊं, अच्छा अब जैसे थ्योरम की बात करिए, ये वाली बातें क्लियर हो गई तुम्हारी। अब वापस आ जाओ थ्योरम। तो अब थ्योरम का भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे मैं ये कहूँ टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन एक पॉइंट ही कॉमन रखेंगी। मिसाल के तौर पर दिस लाइन और दिस लाइन, इन दोनों का सिर्फ एक यही कॉमन पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई और कॉमन पॉइंट नहीं होगा। देखने में भी लग रहा है कि ये अपने रास्ते चली जाएगी, ये अपने रास्ते चली जाएगी, इसके अलावा कहीं और कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अब अभी तक जो बातें थी वो हमारे पोस्टुलेट एग्रीगेट थे। ये एक थ्योरम है जो अपने सिलेबस में भी है 5.1 के नाम से। तो अब इसका प्रूफ भी होगा क्योंकि थ्योरम। तो प्रूफ क्या है इसका कि देखो हमने ये मान लिया, चलो हमने ये मान लिया, हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका एक कॉमन पॉइंट होगा, मान लीजिए बी। मैंने मान लिया इसे प्रूफ करने के लिए। देखो इसका प्रूफ जो मैं कर रहा हूँ वो इसकी अंग्रेजी बढ़िया वाली लिखी हुई तुम्हें मिलेगी एनसीईआरटी के पेज नंबर 85 में। देखो एनसीईआरटी से ही सब कुछ पकड़ रहा हूँ, कुछ बाहर से नहीं पकड़ रहा हूँ, जो सिलेबस का है वही पढ़ा रहा हूँ। तो देखो पेज नंबर 85 पे तुम्हें मिल जाएगी। सुनो क्या करें, मैंने मान लिया इसके दो पॉइंट है पी एंड क्यू। मैंने क्या मान लिया, देखो देखने में तो एक ही लग रहा है, मैंने मान लिया प्रूफ करने के लिए कि इसके दो कॉमन पॉइंट है, एक और है पी और एक पॉइंट और है क्यू। ठीक है, अब सुनो मैंने क्या करा, you have two line passing through two distinct point P and Q, but the assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct point. अब इसने मेरी एक बात काटी थी। अगर भैया मुझे बात ये प्रूफ करनी है कि ये एक ही पॉइंट होता है जो इसमें कॉमन हो, दो अलग अलग लाइन में, दो अलग अलग लाइन होंगी तो एक पॉइंट ही कॉमन होगा, दो पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकते। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने माना कि इसके अंदर दो कॉमन पॉइंट है। जैसे ये माना तो मेरा एक्सियम ने इतना कस के थप्पड़ मारा, एक्सियम ने मारा पोस्टुलेट ने मारा, एक्सियम ने मारा, एक्सियम ने मेरा बहुत कस के थप्पड़ मारा। कौन से एक्सियम ने, जो हमने अभी पढ़ा था, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ कौन सा एक्सियम पढ़ा था हमने, जो हमने ये पढ़ा था, जो हमने पोस्टुलेट 1 के पास पढ़ा था एक्सियम 5.1 कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। अगर दो अलग अलग पॉइंट हैं तो उनसे एक ही लाइन पास हो सकती है। ऐसी नहीं होगा कि इन दोनों पॉइंटों पे दो लाइनें टच कर जाएं। हम प्लेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हम प्लेन फिगर में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें ये याद रखना। तो दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है, यूनिक लाइन एक ही लाइन पास होगी। अभी पढ़ा था पोस्टुलेट 1 में एक्सियम 5.1। तो भैया इसने जैसी मैंने ये बात बोली कि इसके दो कॉमन पॉइंट हो गए, तो मेरे एक्सियम 5.1 में जो अभी हमने पढ़ा था पोस्टुलेट 1 में, उसने मेरा बहुत कस के थप्पड़ मारा, कहा कि बेटा अभी मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट होंगे तो उससे सिर्फ एक यूनिक लाइन पास होगी, और तूने दो लाइनों को पास करा दिया, यानी दो लाइनों का कॉमन पॉइंट बना दिया। यानी कि ये भी वही एक, मान लीजिए एक पॉइंट बड़ा बना दिया हमने समझाने के लिए, होगा नहीं तो इसका मतलब ये लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन दो पॉइंट से दो लाइनें पास हो गई, एक ये और एक ये। लेकिन एक्सियम ने मुझे क्या बताया था कि सिर्फ एक लाइन पास होगी, है ना। तो अब मैं कहूँगा तो बाई एक्सियम 5.1 अवर कंट्राडिक्ट रॉन्ग, इसने क्लैश कर दिया मुझे। सो ये तभी संभव है जब पी एंड क्यू एक ही पॉइंट हो। अगर इंटरसेक्ट कराना है तो कब संभव है, जब पी एंड क्यू एक ही पॉइंट होगा। जब ये एक ही पॉइंट होगा इसका मतलब क्या हुआ, जब ये अगर एक ही पॉइंट कहलाएगा तो एक एंगल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि दो अलग अलग लाइन दो अलग अलग पॉइंट से पास हो सकती हैं, यानी दोनों को, यानी P से भी पास हो जाए और Q से भी। अगर P और Q पॉइंट मैं ये ले लूँ तो ये वाली लाइन Q से पास नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ Q पॉइंट ले लूँ तो ये वाली लाइन Q से पास हो जाएगी, लेकिन ये वाली लाइन Q से पास नहीं होगी। तो अवर एजम्पशन वी रॉन्ग, वी स्टार्टेड, जो हमने लिया था शुरू में कि टू लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज रॉन्ग। तो इस वजह से हमारी बात गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं बाई एक्सियम 5.1 क्लैशेस अवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को उसने ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, और हमें इस
नतीजे पे लाके खड़ा कर दिया कि ये तभी संभव है जब P एंड Q एक ही पॉइंट हो, दोनों एक ही पॉइंट हो, मतलब यही एक ही पॉइंट हो, तभी संभव होगा कि दो लाइनें उस कॉमन पॉइंट से पास हो जाएं। यानी कि किसी लाइन के दो कॉमन पॉइंट, दो लाइन के जो दो कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। अगर दो पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक यूनिक लाइन पास हो रही है। तो ये वाली बात समझ में आई। तो देखो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 5.1 को मैंने किसका यूज़ करा, एक्सियम 5.1 का यूज़ करा। तो एक्सियम को, पोस्टुलेट को, अब इस थ्योरम को जो मैंने प्रूफ कर ली, अब इसको मैं आगे प्रूफ करने में यूज़ कर सकता हूँ। अब ये वाली बात प्रूफ कर ली, अब कहीं और मान लो इसकी ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे यही बात प्रूफ करनी पड़ जाए, तो अब मैं वहाँ ये नहीं दिखाऊंगा कि एक्सियम 5.1 ये कहता है इसलिए हम ये नहीं कर सकते, दो पॉइंट वो सेम ही होंगे, इतनी बड़ी डीलिंग ना देंगे। क्या करेंगे, बाय थ्योरम 5.1 स्टेटमेंट सुना देंगे क्या, कि अगर इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, ठीक, दो अगर लाइन है तो इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पर करेंगे। इंग्लिश में शायद गड़बड़ बोल गया, क्या, इफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग ओनली अ वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कॉमन, यानी इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे वो टच कर लेंगे, उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा। चलो एक बार इंग्लिश बढ़िया से सुना देता हूँ क्या कह रही है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट कॉमन, यानी कहीं मुझे, ये वाली अच्छी लाइन है कि अगर मुझे कहीं ये बात प्रूव करनी पड़ जाए कि दो लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट हो जाए, तो मैं फिर पूरी बात नहीं करूँगा डीलिंग, 5.1 मेरा ये कहता है इस वजह से ये होगा, इस वजह से ये होगा ना, मैं क्या कहूँगा, बाय थ्योरम 5.1 क्या कहती है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट कॉमन पॉइंट, यानी दो अलग अलग लाइन एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं रखती। मैं ये बस इतनी सी बात कहूँगा, क्यों, क्योंकि थ्योरम बन गई, थ्योरम बनने मतलब ये प्रूफ हो चुकी है, तो अब मैं डायरेक्ट इसका यूज़ करूँगा, तो ये फ़ायदा है थ्योरम। तो समझ में आया ना। तो भैया यूक्लिड ज्योमेट्री समाप्त, इतना बहुत है, पढ़ो बढ़िया से और जो ना है पूछो, ठीक, पूछोगे कहाँ, 7078 ठीक है, जब 68 जब तक के लिए पढ़िए समझिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।